So hi everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome back to the channel Simplifying Exams. So बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पार्टी सिस्टम। क्योंकि देखिए बच्चों, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है, नहीं, हर एक कंट्री की जो पॉलिसीज है वो काफी डिफरेंट टाइप की है। उसी चीजों को समझने के लिए हमें पार्टी सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है। अब ये पार्टी सिस्टम क्या होता है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। सो देखिए, अगर बात की जाए बच्चों पार्टी सिस्टम के बारे में, तो टॉपिक आता है कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कि हमारे पास कितनी पार्टी जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा ओवरऑल कि 3 टाइप की जो पार्टी है पूरे वर्ल्ड के इतने सारी कंट्रीज के अंदर स्टैब्लिश है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले बात आती है 1 पार्टी सिस्टम की, उसके अलावा 2 पार्टी सिस्टम, और सबसे लास्ट है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। आज के इस प्रेजेंट दौर के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। तो सवाल यहां पर ये आता है कि ये 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी क्या है, और साथ ही मैंने यहाँ पे जो फ्लैग लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे यूएसए है और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, तो इन सभी कंट्रीज के अंदर किस टाइप की पार्टी सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, उन्हीं को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1 पार्टी सिस्टम के बारे में। तो देखिए 1 पार्टी सिस्टम में क्या बात की गई है कि इफ देयर इज ओनली 1 पॉलिटिकल पार्टी इन पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज कॉल्ड अ यूनिलैटरल सिस्टम। यानी कि जब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सिर्फ इकलौती एक ही पार्टी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 पार्टी सिस्टम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आपने चाइना, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम ऐसे देशों के बारे में सुना होगा जो कि ज्यादातर कम्युनिस्ट है या फिर डिक्टेटरशिप यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर आप देखोगे कि 1 पार्टी सिस्टम ही इंप्लीमेंट किया गया है। खास तौर पे यहां पर मैं चाइना का नाम ज्यादा लेना चाहूंगा क्योंकि यहां पे तो प्रॉपर तरीके से 1 पार्टी सिस्टम ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको कोई अदर पार्टी ना ही देखने को मिलेगी, ना ही कोई ऑपोजिशन पार्टी होगी। तो सवाल यहां पर आता है कि यहां पे 1 पार्टी सिस्टम क्यों इंप्लीमेंट किया गया। जिस तरीके से सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, उस तरीके से हम इन सभी पार्टी के प्लस और माइनस, मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस 1 पार्टी सिस्टम होने की वजह से कंट्री को क्या प्रॉफिट होता है, पॉलिटिकल सिस्टम को क्या इससे प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, तो सबसे पहले आते हैं मेरिट्स को लेकर। तो पहला है कि इससे ये होता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है एंड जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वजह से होती है क्योंकि भैया इलेक्शन अगर हो भी जाए तो हारने का किसे ही डर, क्योंकि एक ही पार्टी कंटेस्ट करेगी और वही जीत जाएगी, हार तो सकती नहीं है क्योंकि कोई दूसरी पार्टी है नहीं। और इससे क्या होता है कि एक माइंडसेट रहता है कि सिंगल पार्टी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने का काम भी उसी के पास है, उसके पास किसी भी अदर पार्टी का किसी भी टाइप का कोई प्रेशर है ही नहीं क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इसीलिए वो एक रैपिड तरीके से काम करते ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी हो सके, यानी कि उनके काम में कोई अदर अड़चने ना ही डाल पाए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस भी हमें देखने को मिलती है क्योंकि एक माइंडसेट वही दोबारा चीज आ जाती है कि एक वन वे मिल चुका है कि अब किसी भी टाइप की रोका टोकी नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी हम काफी अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। चाइना को देख लीजिएगा, किसी भी वर्ल्ड के अंदर किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी आ जाए वो उसका एक तरीके से कॉपी कर देता है और इतने चीप रेट में कर देता है कि अफोर्डेबल हो सभी के लिए, इसलिए उसका जो एक्सपोर्ट है ना वो पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है। इस वजह से चाइना को इतना आप कह सकते हो कि इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है कैसे बनी। इसके अलावा डिसिप्लिन काफी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश होता है और साथ ही बच्चों नेशनल यूनिटी बने रहती है। तो ये तो होगी सारे इनके मेरिट्स के बारे में कि 1 पार्टी होने की वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो वही चीज है ना कि अभी आपने अच्छी चीज तो देख ली, लेकिन इसकी खराब सिचुएशन को भी एक बार समझ लीजिएगा कि लोगों को कैसा फील होता है जब 1 पार्टी सिस्टम होता है उनकी कंट्रीज के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है लैक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। अब भारत जैसा देश जो है ये तो मल्टी पार्टी सिस्टम वाला है क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है और हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम भी दी गई है। लेकिन चाइना जैसे देशों के अंदर इन चीजों की हमें कमी देखने को मिलती है। लोगों के पास किसी भी टाइप के फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं और ना ही किसी भी टाइप की उनके पास इतनी फ्रीडम हो सके कि वह जो भी गवर्नमेंट है उसकी कमियों को उजागर कर सके, यानी कि बता सके।
क्योंकि उनके पास ये राइट्स नहीं होता, क्योंकि पूरा जो स्टेट होता है वो क्या है, डिक्टेटरशिप के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसलिए सेकंड है रूल ऑफ डिक्टेटरशिप, जहां पे किसी भी टाइप की अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको पनिश्ड किया जा सकता है ना। इसके अलावा लैक ऑफ ऑपोजिशन, कि भैया वन पार्टी सिस्टम के अंदर कोई दूसरा होता ही नहीं है, अगर कोई दूसरा होगा तो उसकी वो कमियों को उजागर करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, तो यहाँ पे वन पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। और साथ ही एक्सपीरियंस ऑफ बॉन्डेज, यानी कि एक तरीके से मिली जुली चीजें हमें नहीं देखने को मिलती, बस एक ही है, उसी के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये इसके डीमेरिट्स में हमें देखने को मिलती है, और ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। डेमोक्रेसी के हिसाब से बात करें तो ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है वन पार्टी सिस्टम, क्योंकि डेमोक्रेसी बात करते हैं सबको साथ लेने की, और यहां पे बात होती है सिर्फ इंडिविजुअल को या फिर इंडिविजुअल ग्रुप को ही प्रेफरेंस देने की। तो ये है हमारा वन पार्टी सिस्टम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आगे बच्चों देखिए, दूसरा हम बात करेंगे वो है टू पार्टी सिस्टम। अब एक के बारे में पढ़ा, अब दूसरे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इन दिस सिस्टम, ऐसे सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है कि सेवरल पार्टी में एग्जिस्ट, यानी कि बहुत सारी पार्टियां क्या होती है, एग्जिस्ट होती है, वो चुनाव भी लड़ते हैं, कंटेस्ट द इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट इन द नेशनल लेजिस्लेचर, वो चुनाव भी लड़ते हैं, कुछ सीटें जो होती है वो जीत भी जाती है नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर। लेकिन मेजरली अगर आप देखा जाए टू पार्टी सिस्टम में, बट ओनली टू मेन पार्टीज have a serious chance of winning majority of seat to the form government, यानी दो ही पार्टी होती है जिनके ज्यादातर चांसेस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको भी पता है कि क्लास के अंदर एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, लेकिन सभी कंटेस्ट करते हैं, सभी उस चीज के लिए लड़ते हैं, सभी एग्जाम देते हैं, सभी बच्चे अच्छे अच्छे स्कोर भी लेके आते हैं, लेकिन फर्स्ट तो उसे ही माना जाता है जो सबसे टॉप लेके। तो इसी तरीके से ऐसे देश के अंदर जो ये पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, अदर पार्टीज भी होती है, लेकिन उनके जो चांसेस होते हैं ना जीतने के, वो इतने नहीं हो पाते हैं। इसलिए दो ही ऐसी पार्टीज होती है जिनके चांसेस ज्यादातर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये तो काफी फ्रेश है, तो यूएसए की बात कर लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बच्चों टू पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। वो टू पार्टी कौन कौन सी है, तो पहली है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम जरूर सुना होगा, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं, किसके, अमेरिका के, वो भी एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, रिपब्लिकन पार्टी। उसी तरह अभी के समय जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल चलता है, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है जो बाइडेन, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई और अदर पार्टी नहीं है, उधर सेवरल पार्टीज है, एग्जिस्ट करती है। जैसे एग्जांपल यहां पे मैंने मेंशन कर रखे है, ग्रीन पार्टी हो गया, लिबर्टेरियंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी हो गया, या फिर नेचुरल लॉ पार्टी हो गया। तो ये भी है, ये कुछ सीटें जीत जाती है, लेकिन मेजरली अगर बात की जाए जो पावर होती है ना, वो शिफ्ट होती रहती है मेजरली टू पार्टीज के पास, कभी रिपब्लिकन तो कभी डेमोक्रेटिक, या तो ए या तो बी। एक और एग्जांपल लेते हैं यूनाइटेड किंगडम का, यहां पर भी हमें टू पार्टी सिस्टम ही देखने को मिलता है। एक होगी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी होगी लेबर पार्टी। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो आज के समय अभी क्या है, रूलिंग पार्टी है वहां की, और हमारे ही देश के ऋषि सुनक जिनका नाम है, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही फिलहाल में बना है, आपने न्यूज में भी देखा होगा। तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वहां पे जो दूसरी पार्टी है वो है लेबर पार्टी। अगर आगे बात की जाए और भी सेवरल पार्टी की, तो वहां पे स्कॉटिश है, लिबरल डेमोक्रेटिक है, और साथ ही डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो पावर रहती है वो इन्हीं दो पार्टी में शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। अब बात करें जाए कि इन पार्टी सिस्टम को, टू पार्टी सिस्टम को अपनाने के क्या ऐसे मेन रीजन हो सकते हैं, क्या ऐसा इसका प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, कि मेरिट्स क्या क्या है। तो अगर मेरिट्स की बात की जाए तो देखिए, इससे होता क्या है कि परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हमें यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए दो ही पार्टी है, तो इसलिए क्या होता है कि वो स्टेबल रहती है, और साथ ही ये भी होता है कि जो गवर्नेंस का उनका मॉडल होता है ना, वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है। और इसके अलावा वो काम भी इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे पावरफुल ऑपोजिशन देखने को मिलता है, कि ए जो है वो रूलिंग पार्टी और बी जो है वो ऑपोजिशन पार्टी, जो टाइम टाइम पे उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो भी वो पॉलिसीज के ऊपर काम कर रही है, अगर वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे या उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे, तो उन्हें फिर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसलिए पावरफुल ऑपोजिशन होता है, ट्रांसपेरेंसी बने रहती है। लेकिन
इस पार्टी के भी हमें कहीं ना कहीं डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या है देखिए, सबसे पहला है कि वोटिंग ऑप्शन आर लिमिटेड टू द वोटर, यानी कि जो वोटर है, यानी कि वोट डालने वाले जो लोग हैं, उनके पास जो ऑप्शन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो ए को दो या फिर बी को दो, और भी है लेकिन वो अदर में काउंट होते हैं, तो लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा नेशन गेट डिवाइडेड ऑन अ पार्टी बेसिस, इससे एक ये भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि जो पूरा देश है ना वो दो पार्टी के बीच में फंस कर रह जाता है। जैसे हाफ ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या करती है, ए पार्टी को सपोर्ट करती है, और हाफ ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन बी पार्टी को सपोर्ट करती है, तो इसलिए लोगों के बीच में आइडियोलॉजी को लेकर भी ना कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें यह भी एक कमी देखने को मिलती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ऑटोक्रेसी, यानी कि यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे टू पार्टी सिस्टम है ना, उसे किल करके वन पार्टी सिस्टम बना दिया जाए। और ऐसा कौन करेगा, जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी ऑपोजिशन पार्टी को ही किल कर दे और देश के अंदर एक तरीके से टू पार्टी सिस्टम की जगह वन पार्टी सिस्टम को इंप्लीमेंट कर ले, तो इस बात की भी पॉसिबिलिटीज वहां पे बनी रहती है। इसके अलावा पार्टी डिसिप्लिन इज सो रिजिड, यानी कि काफी ज्यादा हार्ड हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ये वो सभी पॉइंट है जो कि डीमेरिट्स की कैटेगरी में हमें देखने को मिलते हैं। तो होप्स हो कि बच्चों आपका वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। और लास्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। और हमारे देश के अलावा ऐसे और भी देश है, चाहे वो आप फ्रांस की बात करो या फिर इटली की बात करो, यहां पर भी आपको मल्टी पार्टी सिस्टम ही देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन देयर आर मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री, जब किसी भी देश के अंदर दो से ज्यादा पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। आप भारत के एग्जांपल ले लीजिएगा, भारत के अंदर बच्चों आपको नेशनल पार्टीज भी देखने को मिलेगी और साथ ही स्टेट पार्टीज भी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा रीजनल पार्टीज भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये हम आप कह सकते हो कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी अच्छी चीजों के बारे में एक बार बात करें तो इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से टू पार्टी सिस्टम में वोटर के पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे वोटर के पास एक ऑप्शन नहीं होता बल्कि मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, यानी कि मोर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ वोटर्स। और दूसरी चीज है कि द नेशन डज नॉट डिवाइड इनटू बाय ऑपोजिंग फैक्शंस, यानी कि जो देश होता है, जो नेशन होता है, वो टू पार्टी सिस्टम में कभी भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है ही नहीं, और इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टीज हैं। और इसलिए कभी भी जो दो लोग होते हैं ना वो ए और बी में कभी कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं होती। मैं आपको एक इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे हम भारत के एग्जांपल लेते हैं, भारत के अंदर नेशनल पार्टीज भी है और रीजनल पार्टीज भी है, साथ ही स्टेट पार्टीज भी है। स्टेट पार्टी रीजनल पार्टी है एक तरीके से। तो अगर हम एक तरीके से पूरे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो आपको इस साइड कौन सी ज्यादातर पार्टी देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज है, जैसे आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, तो यहाँ पे रीजनल पार्टीज ने अपनी डोमिनेंस बनाए रखी है। उसी तरह ये साउथ इंडियन स्टेट हो गए, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तो इन सभी में भी रीजनल पार्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जो हिंदी स्टेट होते हैं ना, हिंदी स्टेट जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया और राजस्थान हो गया, तो ऐसे स्टेट्स के अंदर नेशनल पार्टी का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर कवरेज भी ना इन्हीं स्टेट्स को हमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो कि मल्टी पार्टी होने की वजह से किसी भी एक पार्टी का डोमिनेंस कभी भी एस्टैब्लिश हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी बने रहती है किसी भी पार्टी के डोमिनेंस होने की। चाहे हम कांग्रेस का एग्जांपल ले, आज के समय बीजेपी का एग्जांपल ले, एक टाइम के बाद ये पार्टी भी हटके कोई दूसरी पार्टी आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये मेरिट्स हो गए जो कि अच्छा मानता है, लेकिन इसमें ना डीमेरिट्स काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले मेरे को खुद ऐसा फील होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से ना कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। और साथ ही आज के समय जैसे क्या हो रहा है कि कोalition का एरा चल रहा है, यानी कि कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी में सीट विन नहीं कर पा रही है तो वो क्या कर रही है, दूसरी पार्टी को अपने साथ ले रही है और उसके बदौलत वो क्या कर पा रही है, रूल कर पा रही है। तो इससे क्या है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है ना। इसके अलावा इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पार्टी है, उसे 5 ईयर का टाइम मिला और उसने कोई पॉलिसी बनाई अपने सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए। अब 5 ईयर के बाद हुआ क्या कि वो जो पॉलिसी थी ना थोड़ी लॉन्ग टर्म की थी और उसका जो काम था वो सिर्फ 70% तक ही पूरा हो पाया। नेक्स्ट 5 ईयर के बाद किसी वजह से वो पार्टी हार गई, कोई दूसरी पार्टी आ गई, तो उसने उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगा दिया।
तो इससे क्या हुआ कि वो 70% तक काम हुआ, तो कोई दूसरी पार्टी आई, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अलग थी, उसे वो काम पसंद नहीं था, उसने उस काम को रोक दिया। तो इसलिए इनस्टेबिलिटी बने रहते हैं गवर्नेंस के अंदर, और साथ ही अनसर्टेन पॉलिसी भी यहां पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा नेशन डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स, यानी कि जो देश होता है वो बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी की कमी भी देखने को मिलती है, क्योंकि किसे सपोर्ट किया जाए भैया, नॉर्थ ईस्ट वाले बोलेंगे हम अपनी ही पार्टी को करेंगे, मिड की बात करें तो वो अपनी की बात करेंगे, साउथ की बात करें तो वो अपनी बात करेंगे। तो इसलिए जो नेशन होता है ना, एक तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स में बढ़ जाता है, और इसी वजह से जो ऑपोजिशन पार्टी वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हो गए हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम के। तो होप्स हो कि बच्चों आपको वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। बड़ा सिंपल सा टॉपिक था पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, और बाकी हम मिलेंगे अपने इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्शन सिस्टम को लेके, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी किसके ऊपर बेस्ड होती है, कंटेस्टिंग द इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ने के ऊपर। तो ये इलेक्शन किस तरीके से कराए जाते हैं, इसलिए मैंने उसे सेपरेट टॉपिक में रखा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से इलेक्शन सिस्टम के बारे में भी समझ आ सके। तो बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।